सो वेलकम बैक टू SIN ऑफिशियल पॉडकास्ट सीज़न 2। आज सीज़न 2 की हम लोगों ने शुरुआत करी है और सीज़न 1 में आप सबका बहुत बहुत प्यार मिला, बहुत बहुत सपोर्ट मिला, इसलिए अब सीज़न 2 बहुत ही अच्छा होने वाला है आपके लिए। हम और भी ज़्यादा नॉलेज और भी ज़्यादा सपोर्ट आपके लिए लेके आने वाले हैं। जो लोग मेरे को नहीं जानते, मैं हूँ इंजीनियर हर्षवर्धन पुरोहित और मैंने मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट की है इन BTech AI विद गोल्ड मेडल। और हमारे साथ आज जो है वो है प्रतीक व्यास। और प्रतीक व्यास जी ने अभी रिसेंटली इनोवेटर और रिसर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है फ्रॉम JGI। तो सबसे पहले तो आप सर, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अवार्ड जीता। धन्यवाद। और हमारा मकसद ये रहेगा आज इस पॉडकास्ट का, हम दोनों का ये मकसद रहेगा कि हम दोनों डिस्कशन करके आप जो स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए एक एफिशिएंट तरीका ला सके। काफ़ी सारे लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो रिसर्च में जाना चाहते हैं और काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो PhD के एरिया के अंदर है, जो रिसर्च करना चाहते हैं। उन सब के लिए पॉडकास्ट यूजफुल होने वाला है। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो आपको रिसर्च ओरिएंटेड माइंडसेट रखना पड़ता है जिससे आप कंटिन्यूस इनोवेशन ला सके। अगर आप अपनी थीसिस पूरी करना चाहते हैं तो भी ये पॉडकास्ट आपके लिए होने वाला है। अगर आप कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में हैं और आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं रिसर्च के फील्ड को, तब भी ये पूरा पैराडाइम आपके लिए है। और जैसा कि मैं बताऊं, प्रतीक व्यास जी ने काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं और काफ़ी सारे प्रोफेसर्स के साथ उन्होंने काम किया है ऑन रिसर्च पेपर्स। नॉर्मली इनका जो एक्सपर्टीज़ रहता है वो साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहता है, जिसमें मेजरली काम करते हैं। और क्योंकि हम दोनों की फील्ड साइनर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज की इस कॉन्वर्सेशन में। तो प्रतीक जी बताइए, कैसे आपकी जर्नी रही और कैसे आपने रिसर्च में अंदर शुरू किया? क्योंकि हर बच्चे की कोई ना कोई स्टार्टिंग होती है, तो आप एकदम बेसिक ग्राउंड रखिएगा पूरे पॉडकास्ट में, जिससे बच्चों को एकदम ढंग से आप समझा सकें। तो आप शुरू करिए प्रतीक जी, बताइए रिसर्च के बारे में। ज़्यादा ऐसा मतलब इतना इंटरेस्टिंग या डिवेस्टिंग कोई चीज़ थी नहीं। मैं बस ऐसे कुछ चीज़ें पढ़ रहे थे कि सपोज़ कोई टॉपिक है। अब मेरे माइंड में ऐसा चलता था कि यार इस टॉपिक को थोड़ा बहुत, जैसे कोई सपोज़ कोई भी एक एल्गोरिदम है, उसको मैं थोड़ा बहुत ट्वीक करके अपने हिसाब से एंड उसमें कुछ चेंजेस करके मैं उसको एक अच्छी एल्गोरिदम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो बस उसको कन्वर्ट करते गए हम लोग। अब मैं क्या करता था, मैं बेसिकली उसका कोड अपने सिस्टम में रख लेता था। एंड ये अभी से नहीं, मैं मेरे कॉलेज की जब छुट्टियां चल रही थी, जब कॉलेज आप ज्वाइन करने वाले होते तब 5 या 6 महीने की छुट्टी मिलती है आपको, तो उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने ये सब करने का ट्राई किया। वो जो टाइम पीरियड था उसमें कोड वगैरह जो थे वो सब कर के मैं रखता था। फिर मेरे जो कॉलेज के जो हमारे प्रोफेसर्स थे, मैंने उनके साथ में एक मीट करने का ट्राई किया कि यार जाके बताते हैं सर को कि सर देखो ये सब किया है मैंने। तो उन्होंने बेसिकली मेरे को क्या किया ना कि बोला कि आप इसका है ना एक पेपर पे इसको फॉर्मेट को लिख के लाओ। तो मैं क्या किया, मैं पेपर पे कोड लिख के लेके चला गया। वो क्या पता था पेपर लिखा जाता है, क्या मैं पेपर पे कोड लिख के चला गया। मैं कि सर ये लिया है, बोले पेपर पे कोड थोड़ी लिखने का बोला था आपको बोला पूरा करो, एब्स्ट्रैक्ट डालो, ये डालो वो डालो। मैं कि सर मेरे को फॉर्मेट नहीं पता, कि मैं देता हूँ फॉर्मेट, वो करो। फिर उन्होंने पूरा मेरे को फॉर्मेट बताया, 1 2 3 4 5 जैसे पूरे फॉर्मेट्स बताए, कैसे एनालिसिस किया जाता है, कैसे चार्टिंग वगैरह की जाती है, कैसे सब चीज़ें परफॉर्म होती है। वो सब कर के उन्होंने पूरा मेरा एक पेपर तैयार करवाया। अब पेपर तो हमारा तैयार हो गया, बट पब्लिश मैंने कहीं किया नहीं उसको। तब कहीं ना कहीं मेरे को एक प्लेटफॉर्म मिला एल्सवेयर करके। तो पहला पेपर जो हम लोगों ने पब्लिश किया था एल्सवेयर के ऊपर में किया था, जिसमें आप भी हमारे साथ ही थे। थोड़ा एल्सवेयर के बारे में एलैबोरेट करके बताइए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेसिक ऑडियंस है जिनको एल्सवेयर के बारे में नहीं पता है। अभी तक आपने जैसे बताया कि आपने पेपर बेस्ड ऑन सम फॉर्मेट किया और आपने एल्सवेयर पे डाला। सबसे पहले आपने एल्सवेयर पे पेपर डाला, तो एल्सवेयर क्या चीज़ है? एक्चुअली एल्सवेयर ऐसा समझ लीजिए, जैसे अपने किंडल सुना है, अमेजॉन किंडल? बिल्कुल सुना, जिसके अंदर बुक्स वगैरह सब मिलती है। तो वैसे ही क्या होता है ना, ये एल्सवेयर, आर्काइव, ये क्या होता है ना, पेपर्स यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पे सारे रिसर्च पेपर्स पड़े रहते हैं। जैसे यूट्यूब के ऊपर में सारे ट्यूटोरियल वीडियोस पड़े रहते हैं, तो उनका पूरा डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट आपको इसमें एल्सवेयर पे या फिर आर्काइव पे इन पे मिलता है। ये चीज़ अब सपोज अगर आर्काइव के ऊपर में आपने या मैं एल्सवेयर के ऊपर में आपने कुछ पब्लिश किया, तो वहाँ पब्लिशिंग के अंदर में क्या होता है ना, थोड़ा टाइम लेता है, टाइम पीरियड। अब उस टाइम पीरियड के अंदर में द मेजॉरिटी ऑफ द थिंग कि आपका जो डेटा है वो रैंगल्ड नहीं होना चाहिए। तो जो डेटा रैंगलिंग की जो प्रॉब्लम थी, वो एक पूरा का पूरा मतलब लेजिट डेटा अपनी ओएसएस का सर ने मेरे को लाके दिया था। फिर उस पर अपन लोगों ने सबने प्रोसेस करके एंड फिर उसका आउटपुट निकाला था। तो यहाँ तक अभी जो कन्वर्सेशन हुई उसमें हमें ये समझ में आया कि सबसे पहले तो हमें एक फॉर्मेट में हमारे सारी रिसर्च को लाना पड़ेगा। और अगर वो फॉर्मेट होगा प्रतीक, तो आप हमें शेयर करना, हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे।
फॉर्मेट मेरे पास में पड़ा है। हाँ, तो वो फॉर्मेट हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो स्टेप 1 इज कि आपको अपना पहले तो रिसर्च करनी है, ठीक है, जो भी आपको टॉपिक सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आप सोचते हैं कि इसमें हम रिसर्च कर सकते हैं। सेकेंड जो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रतीक ने कहा कि हमें फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये आती है फॉर्मेट सिलेक्शन के टाइम कि हर पेपर का अलग फॉर्मेट होता है। ये डिपेंड किस पे करता है फॉर्मेट, आपको कैसे, क्योंकि मैंने ये सुना है कि हर पेपर वाइज फॉर्मेट अलग होता है। हर एक जर्नल का अपना अलग फॉर्मेट होता है। जैसे अगर एल्सवेयर की बात करें तो उसमें 2 ऊपर इंडेंट में APA फॉर्मेट होता है किसी के अंदर, किसी में AA फॉर्मेट होता है, किसी में MISC का MISME का फॉर्मेट होता है, MIMC का फॉर्मेट होता है। ऐसे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं पेपर्स के। तो लेजिटली जो चलता है दैट इज़ APA। थोड़ा इसको आप एलेबोरेट कर पाएंगे? लाइक APA फॉर्मेट जैसे अपना होता है ना A4 पेपर। A4 पेपर जो होता है, APA का मतलब होता है A4 साइज पेपर ओरिएंटेशन। ठीक है, और फिर उसके बाद में एक और A4 पेपर एसोसिएशन या ओरिएंटेशन ऐसा करके कुछ रहता है नाम उसका। बट उसमें एक्चुअली क्या होता है ना कि जैसे सपोज आपका जो कंटेंट है वो MIMC के अंदर क्या होता है, जैसे अपनी बुक होती है ना, जैसे सपोज साइंस की बुक हो गई तो आधा इधर लिखा होता है, आधा इधर लिखा होता है। APA फॉर्मेट में क्या होता है, ऊपर की साइड में हेडिंग होती है, फिर नीचे, और फिर पूरा जैसे अपन थ्योरी पूरा पैराग्राफ या नोट्स अपन बना तो उस फॉर्मेट में लिखा हुआ रहता है। एंड उसका जो चार्टिंग फीचर होता है ना वो बड़ा बढ़िया होता है। उसमें चार्ट्स डालने के लिए आपको, जैसे अब बुक्स होती है उसमें क्या ना ऐसे 2 चार्ट लगा दो आप, उसमें एक सिंगल चार्ट लगता है APA फॉर्मेट के अंदर। वहाँ पर वो चार्ट लगा के नीचे के अंदर में फिर आपको वो सारी हेडिंग्स डालनी रहती है कि यहाँ फिगर नंबर, ये फिगर नंबर। अगर आपके पास कोई चार्टेड फिगर्स है तो जैसे अगर एक्यूरेसी के हमें ग्राफ्स दिखाने हैं कि मेरा जो सपोज मशीन लर्निंग मॉडल्स की अगर मैं बात करूँ तो उसकी एक्यूरेसी कितनी गई है, उसका लॉस कितना नीचे गया है, तो उसका पूरा का पूरा हम लोग एक ग्राफ बना के एंड फिर एक आपका कोई भी डेमो ऐसा पेपर हो ना जिसमें APSC जो अपना फॉर्मेट आप कह रहे हैं वो APA फॉर्मेट में लिंक APA फॉर्मेट आप मेरे को शेयर कर देना, तो उसको भी क्या हम डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। तो 2 चीज़ें हम दे देंगे आपको। पहला तो हम आपको ये दे देंगे कि भाई फॉर्मेट आपको शेयर कर दिया जाएगा, और एक APA जो फॉर्मेट आपने बात करी उसका भी ऊपर एक कोई डेमो पेपर होगा वो भी अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जिससे बच्चों को आइडिया हो। तो अब यहाँ पर अपन ने फॉर्मेट सेलेक्ट किया बेस्ड ऑन दी जर्नल, हमें फॉर्मेट पता लग गया। अब तीसरा स्टेप जो यहाँ पर आता है सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमें सबसे पहले क्या करना है। पहले तो अपन ने एक काम क्या किया था, सबसे स्टार्टिंग में क्या किया अपन ने, अपनी रिसर्च करी। सबसे पहले अपने को रिसर्च करना रहेगा, ठीक है, रिसर्च करना, टॉपिक सिलेक्शन। सबसे पहले कोई भी आप किसी भी टाइप का अगर आप रिसर्च करते हो, कोई भी रिसर्च पेपर आप लिख रहे हो, सबसे पहली चीज़ टॉपिक सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। एंड टॉपिक ऐसा नहीं जो कि मतलब किसी ने पहले से कर रखा हो या ऐसा कुछ, ऐसा टॉपिक सिलेक्ट करो जो कि मतलब आपके माइंड से निकला हो। किसी से इंस्पायर होके भी कर सकते हो, इनोवेट भी कर सकते हो, बट इन्वेंशन जो है वो एक पेपर के अंदर में आना ज़रूरी है। क्योंकि इन्वेंशन से क्या होता है ना कि फिर आप रेफरेंसेस नहीं लगाते हो वहाँ पे, वो फिर आपका खुद का ही एक इनोवेशन हो जाता है। जैसे कि लाइट बल्ब का जो इन्वेंशन था वो इन्वेंशन नहीं, वो एक्चुअली में इनोवेशन था। बिकॉज उसके अंदर में भी जो इलेक्ट्रोफोटोलाइटिक और जो इलेक्ट्रिसिटी को हीट में कन्वर्ट करके एंड फिर जो रेडिएशन को वो फैला रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ लॉ ऑफ। तो यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल के आई है ना प्रतीक, डिस्कशन करते हुए, कि एक होता है इनोवेशन और एक होता है इन्वेंशन। अब इनोवेशन और इन्वेंशन में क्या फर्क है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। और क्योंकि हमें यही लगता है कि हम कोई नई चीज़ बनाते हैं तो हमने इनोवेशन किया। आजकल स्टार्टअप्स की मार्केट के अंदर ये चीज़ बहुत चलती है, व्हाट इज़ इनोवेशन। तो यहाँ पर आप थोड़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे प्रतीक कि आप इनोवेशन किसको कहेंगे ट्रू सेंस में, और एक अपना जो इन्वेंशन है वो क्या होगा, इसमें थोड़ा आप बताएंगे दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है। इन्वेंशन एंड इनोवेशन दे बोथ आर डिफरेंट टर्म्स, दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। एक्चुअली इनोवेशन का मतलब होता है कि आप किसी प्री एग्जिस्टिंग चीज़ के अंदर में बहुत ही छोटा सा मॉडिफिकेशन करके एंड उसको मार्केट प्लेस या किसी भी मतलब किसी जगह उतार दो, ओके, या फिर सोसाइटी को एज अ कंट्रीब्यूट कर दो आप। वही इन्वेंशन का मतलब होता है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, कोई उसका बेस नहीं था, दैट इज़ ट्रूली एन इन्वेंशन। कि मतलब वो एकदम से बन के आई, जैसे कार का इन्वेंशन, लाइट बल्ब इनोवेशन के अंदर आता है, दैट्स नॉट एन इन्वेंशन। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, दैट इज ऑल्सो एन इन्वेंशन। क्योंकि डिस्कवरी भी एक अलग चीज़ होती है। डिस्कवरी का मतलब कि आपने उस चीज़ को खोजा है, वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, आपने उस चीज़ को बस खोजा है। एंड जब आपने उस चीज़ के बारे में खोज करी तो उस खोज से सोसाइटी को कुछ ऐसा फायदा जो कि आज तक किसी ने नहीं दिया, दैट इज नोन एज इन्वेंशन।
तो जैसे यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मैं और एक क्वेश्चन है आपके लिए, क्योंकि मैं आपको उस वे में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ प्रतीक, जैसे एक स्टूडेंट के दिमाग में आ रहा होगा अभी करंटली, लाइक अगर हम कोई भी इन्वेंशन भी करते हैं, लेट्स एग्जांपल कि लाइट बल्ब का उन्होंने इन्वेंशन किया, तो उन्होंने भी कुछ रिसर्च पेपर्स को गो थ्रू किया होगा उसको करते हुए। तो जब वो उसका पेपर लिखेंगे तो हम उन्हें रेफरेंसेस उसके तो देने ही पड़ेंगे ना, जिसका हमने इंस्पिरेशन लिया है। एक्चुअली रेफरेंसेस इज़ नॉट अबाउट कि आपने पेपर कितना पढ़ा है। ऑल राइट। रेफरेंसेस इस चीज़ को डिनोट करते हैं कि उस चीज़ के अंदर यूज़ होने वाले पेपर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि सपोज़ लेट्स सपोज मैंने कोई नई क्रॉस वैलिडेशन एल्गोरिदम बनाई। क्रॉस वैलिडेशन जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, क्रॉस वैलिडेशन इज़ अ टेक्निक टू मेजर हाउ गुड योर मॉडल इज़। मशीन लर्निंग एंड AIML की टर्म्स में बात करूं तो सपोज मेरा कोई लड़का है, कोई मेरा बच्चा है, सो कोई भी मेरा मतलब ऐसा मेरा जान पहचान का आदमी है, वो कितना बढ़िया काम कर रहा है उस चीज़ का एनालाइज करता है। इसके बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। अब मैंने एक कोई एल्गोरिदम को उठाया, उसमें थोड़ा ट्वीक किया एंड उसको डालिया, तो मुझे K-फोल्ड का, साइकिट-लर्न का जो मैंने लाइब्रेरीज यूज़ करी एंड जो चीज़ें मैंने यूज़ करी उन सब के मेरे को रेफरेंसेस वहाँ पे डालने पड़ेंगे। बिल्कुल, दैट इज़ रेफरेंसिंग। अब सपोज अगर मैंने कोई लाइट बल्ब बनाया, अब अगर मैंने उसमें इलेक्ट्रॉन का यूज़ किया है, फोटोन का यूज़ किया है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फोटोन को यूज़ करते हुए अगर मैंने कोई काम किया है, देन इट इज़ नोन एज एन रेफरेंसिंग। बिकॉज अगर किसी पेपर के अंदर कोई रेफरेंस नहीं एंड इट इज़ पब्लिश्ड, देन इट इज़ ट्रू एन इन्वेंशन। अच्छा, मतलब इसमें यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक, अब यहाँ पर भी दो टर्म्स निकली, एक है ट्रू इन्वेंशन और एक आप जिसमें कुछ रेफरेंस लेके आप इन्वेंशन करते हो। तो ट्रू इन्वेंशन वो है जिसमें बिल्कुल कोई रेफरेंस नहीं लिया, आपने पूरा स्क्रैच से चीज़ें की है, आपका खुद की दिमाग की उपज है, आपने कहीं से फोटोकॉपी नहीं की है, पूरा का पूरा आपने अपने खुद से माइंड को लगा के एंड उस चीज़ पे काम किया है। बिल्कुल, दैट इज नोन एज इन्वेंशन। दैट इज ट्रू इन्वेंशन टू बी प्रिसाइज। जैसे कि अब फोन है, हाँ, तो फोन जो है अपना जो टेलीफोन है, दैट इज एन इन्वेंशन। दैट इज, बट इट्स नॉट अ ट्रू इन्वेंशन। इट्स नॉट अ ट्रू इन्वेंशन बिकॉज ऑलरेडी इसके ऊपर में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब एक चीज़ आप फाइंड कर रहे हो रिसर्च करके जो बिल्कुल कभी कहीं कोई रेफरेंस नहीं है जिसका, वो ट्रू इन्वेंशन, वो ट्रू इन्वेंशन। और नॉर्मल इन्वेंशन वो है जो जिसमें आपने कुछ रेफरेंसेस यूज किए हैं, कुछ रेफरेंसेस यूज किए हैं। इनोवेशन का मतलब वो ऑलरेडी पहले से मौजूद था बट उसको मॉडिफाई किया, जैसे कि कीपैड फोन एंड स्मार्टफोन। ओके, ग्रेट, जस्ट लाइक दैट। ओके, कीपैड के अंदर तो पहले से हमारे पास कीपैड्स थे, बट एप्पल ने सबसे पहला स्मार्टफोन टच स्क्रीन निकाला जिसके अंदर उसने कीपैड्स ही हटा दिए बिल्कुल ही। तो इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ एन इनोवेशन काइंड ऑफ अ थिंग, राइट। सो बहुत ही अच्छा यहाँ पर डिस्कशन हुआ इस चीज़ पे, बिकॉज यहाँ पर आधे लोग अटक जाते हैं। अब यहाँ पर एक और फैक्टर आता है, जैसे जब भी हम रिसर्च पेपर लिखने के लिए जाते हैं तो यहाँ कुछ कन्फ्यूजन आता है कि एक हम रिव्यू पेपर पे बात होती है और एक रिसर्च पेपर पे बात होती है। तो ऐसे और भी पेपर्स होते हैं अलग अलग। एक्चुअली पेपर्स की कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरीज बहुत सारी है, पर मेजरली जो कैटेगरीज जो वर्ल्ड के अंदर या फिर जो साइंटिस्ट के अंदर में चलती है, दैट आर 3 कैटेगरीज: सर्वे पेपर, रिव्यू पेपर, रिसर्च पेपर एंड थीसिस। बिकॉज रिसर्च पेपर एंड थीसिस को आप एक जैसा मान सकते हो काइंड ऑफ, बिकॉज उसके अंदर कहीं ना कहीं आप लोग, एक्चुअली क्या होता है ना, रिसर्च पेपर को अगर मैं इलेबोरेट फॉर्मेट में लिखना चाहूँ देन इट इज नोन एज अ थीसिस। ऑल राइट, जो कि हमें नॉर्मली पीएचडी के टाइम लिखनी पड़ती है, करेक्ट। हाँ। तो एंड पीएचडी जो है ना, पीएचडी के टाइम जो अपन थीसिस लिखते हैं दैट इज एकेडमिकल थिंग, तो उसको एज अ रिसर्च ओरिएंटेड अगर आप लेके जाओ तो ओके है, बट when it comes to like good words, तो उसके अंदर में 3 टाइप के पेपर मेजरली चलते हैं। पेपर्स की अगर मैं बात करूँ, बिकॉज थीसिस इज अ काइंड ऑफ बुक, बिकॉज वो 160-180 पेज की थीसिस, 180 पेज की बुक होती है, काइंड ऑफ अ बुक ही, बट एक पेपर 7 से 8 पेज या मैक्सिमम 16 से 20 पेज का जाता है। ऑल राइट, उससे ज़्यादा लंबा वो निकलता नहीं है। अब जैसे कि अगर एक मैंने पेपर पढ़ा था बहुत टाइम पहले, मशीन लर्निंग यही का नहीं था, खैर वो टॉपिक भी बड़ा फैसिनेटिंग था, लाइट कोन्स, पास्ट लाइट कोन, फ्यूचर लाइट कोन। इसका एक मैंने पेपर पढ़ा था, उन्होंने पूरा का पूरा जो 4D प्लॉट है ना, इंक्लूडिंग टाइम, उसको 2D में प्लॉट कर दिया था। उन्होंने पूरा 4D टाइम को उन्होंने 2D में प्लॉट कर दिया है कि इससे ऊपर अगर कोई चीज़ जाएगी तो फ्यूचर की है, इससे नीचे कोई चीज़ है तो वो पास्ट की चीज़ है। एंड उन्होंने बीच में एक थ्रेशोल्ड लाइन प्लॉट करी थी, आई डोंट नो एग्जैक्टली द फिगर्स क्या थे वो, बट ये चीज़ उन्होंने करी थी। तो वो जो चीज़ है ना,
दैट इज़ ऑल्सो मे बी अ काइंड ऑफ इन्वेंशन, बट मेजरली उसको लोग अभी इनोवेशन में गिन रहे हैं। बट अब धीरे धीरे, क्योंकि जैसे जैसे ब्लैक होल्स की मिस्ट्री सॉल्व हो रही है, वो धीरे धीरे इन्वेंशन की तरफ बढ़ता जा रहा है। आपका पेपर अगर आपने लिख दिया, इट्स नॉट द फाइनल कंक्लूजन और द एंड ऑफ द टॉपिक, इट्स एक्चुअली द डिस्कशन पार्ट विच इज गोइंग ऑन इन द डिस्कशन रिसर्च वर्ल्ड। तो यहाँ पर दो चीजें प्रतीक ने बहुत ही बढ़िया क्लियर करी। पहली तो इन्होंने ये क्लियर करी कि थीसिस क्या होता है, दूसरा रिसर्च पेपर। अब एक बार हम सर्वेज और रिव्यू पेपर पे अगर बात करें तो सर्वे पेपर क्या होता है और रिव्यू पेपर क्या होता है? एक्चुअली कोई भी रिसर्च पेपर लिखा जाता है ना, तो उस पे अगर मैं कुछ रिव्यू देना चाहूँ, देन इट इज नोन एज अ रिव्यू पेपर। ऑलराइट, लाइक मैंने 3-4 रिसर्च पेपर्स पढ़े और मैंने अपना रिव्यू दिया, तो देन इट इज अ रिव्यू पेपर। देन इट्स अ रिव्यू पेपर, ओके। एंड सर्वे पेपर में क्या होता है ना कि जैसे कि सपोज अपना 2011 का सेंसस था, उसके अंदर इंडिया बहुत ही एक्सपोनेंशियली पॉपुलेशन को ग्रोथ कर रहा था, तो उसके ऊपर अगर मैं एक सर्वे करके और मैं अगर कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहा हूँ, देन इट इज माय सर्वे पेपर। सर्वे पेपर, ऑलराइट। तो यहाँ पर हमें 4 पेपर्स की कैटेगरी भी पता लगी। तो सबसे पहले आपको जो चूज करना है वो चूज करना है कि आपको पेपर लिखना कौन सा है, ठीक है। तो हम जैसे जैसे आगे जा रहे हैं कॉन्वर्सेशन में, हमारे स्टेप्स भी और रिफाइन होते जा रहे हैं। अभी तक हमें क्या समझ में आ रहा था कि जस्ट पेपर लिखने के लिए पेपर लिखा जाता है। अब हमें पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा इन चारों में से हमें किस पेपर पे काम करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और उसके बाद हमें ये चूज करना है हमारा टॉपिक क्या होने वाला है उस सब चीज़ का। ये तब अपन कर सकते हैं जब हमें पता हो कि हमें किस तरीके का पेपर लिखना है। तो हमें पहले ये फिगर आउट करना पड़ेगा कि हमें पेपर किस तरीके का लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर टॉपिक सिलेक्शन साथ में चलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि आपके टॉपिक क्या है और आप करना क्या चाह रहे हो, उस हिसाब से पेपर डिसाइड होगा। जैसे कि मैंने रिसेंटली लाइक एक टॉपिक लाइक उस पर रिसर्च चल रही है अभी हम लोग की, लाइक हम लोग 2 टॉपिक्स के ऊपर अभी रिसेंटली रिसर्च कर रहे थे। अबाउट ये 1 या 2 दिन पहले की बात है। लाइक आई वॉज वर्किंग इन माई कंपनी एंड वी हैव रिसेंटली क्रिएटेड आवर इंडस्ट्री बेस्ड CRM, एंड उस CRM की सिक्योरिटी फीचरिंग के बारे में बात आई थी। तो मैंने वहाँ पर लाइक क्योंकि सबको पता है लाइक अगर मैं बात करूं तो अगर हम ऑथेंटिकेट करते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर में, तो उस वेबसाइट के ऑथेंटिकेशन के टाइम में हमें टोकन्स मिलते हैं जिन्हें कुकीज़ बोला जाता है। एक्सेप्ट करते हो सब कुकीज़, तो वो कुकीज़ एक्चुअली में टोकन होता है। अगर वो टोकन किसी के हाथ लग गया तो आपका पूरा का पूरा अकाउंट हैक हो सकता है। दिस इज नोन एज सेशन हाईजैकिंग। सेशन हाईजैकिंग, वो सेशन हाईजैकिंग की एक टर्म है। एंड उससे बचने के लिए हम लोगों ने क्या एक माइंड लगाया है कि आपका जो डिवाइस है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही सिस्टम में लॉगिन होगा, बिकॉज पासवर्ड इतनी आसानी से कोई किसी को बताता नहीं है। तो एक ही सिस्टम में लॉगिन होगा एंड उस लॉगिन के जो लॉजिक था पीछे का पूरा, उस लॉजिक के अंदर में इनोवेशन लगा है, क्योंकि ऑलरेडी टोकन्स बने हुए हैं। बट हमने क्या किया ना, वी आर यूजिंग रैंडम टोकन्स। तो रैंडम टोकनाइजेशन से क्या होगा वहाँ पे कि सपोज अगर मैंने कोई भी टोकन जनरेट किया और भेजा, तो उस रैंडम टोकन को वो डिकोड नहीं कर पाएगा, बिकॉज एक्चुअली क्या होता है ना, जो टोकन्स होते हैं उन टोकन्स का हैश कन्वर्ट किया जाता है, फिर उस हैश को खोला जाता है। ऑलराइट, बट क्योंकि वहाँ पर हैश की सिमिलैरिटी भी मैं चेक कर सकता हूँ, तो रैदर देन हैश की क्वालिटी मैं हैश की सिमिलैरिटी चेक कर रहा हूँ। तो जैसे आपने देखा कि इन्होंने जैसे इनोवेशन किया, तो अब इनको कैटेगराइजेशन हो गया कि इनको रिसर्च पेपर लिखना है, रिव्यू पेपर लिखना है, करेक्ट। तो यहाँ पर इनको पता लग गया। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि सबसे पहले जो हमारे दिमाग में आ रहा है टॉपिक है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, चूज करना है हमारा रिसर्च पेपर है, रिव्यू पेपर है। देन इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है वो होता है हमें फॉर्मेट डिसाइड करना। अब फॉर्मेट कि आपको, और वो आपको चूज करना है बेस्ड ऑन जर्नल जिसमें आप पब्लिश करना चाहते हैं, करेक्ट। अब यहाँ तक तो अपन पहुंच गए प्रतीक कि भाई हमने फॉर्मेट डिसाइड कर लिया, अब जर्नल डिसाइड कर ली। अब आगे क्या करना है इन 3 स्टेप्स बाद? अगर किसी को बाकी के 3 स्टेप्स क्लियर नहीं है तो मैं एक बार वापस से रिपीट करना चाहूँगा। बिल्कुल। कि सबसे पहले अगर कोई भी आप पेपर लिख रहे हो, रैदर देन इट इज़ अ थीसिस, रैदर देन इट्स योर एकेडमिक पेपर, या फिर आप ऐसे ही फ़न के लिए रिसर्च पेपर्स लिखते हो, बिकॉज मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं कोई एकेडमिक स्कॉलर नहीं हूँ। मैं रिसर्च पेपर्स मेरे इंटरेस्ट के लिए लिखता हूँ। एंड द फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि अगर आपको कोई भी चीज़ करनी है तो वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कैसे एक हलवा फैला हुआ है मार्केट के अंदर, जो PhD स्कॉलर्स है, जो ये बड़े बड़े साइंटिस्ट है, ये रिसर्च पेपर्स लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी लिख सकता है। डाउट मेरे भी मन में था, मैंने मेरे प्रोफेसर से डिस्कस किया, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप भी लिख सकते हो। इवन एक जो 2nd 3rd क्लास का बच्चा है वो भी एक रिसर्च पेपर लिख के पब्लिश कर सकता है। तो प्रतीक, अब इधर जो चीज़ है ना, जो मैं पूछना चाहता हूँ, जो सब लोग पूछ रहे होंगे, अब रिसर्च करना शुरू कैसे करें? हमें शुरू करना है अब रिसर्च करना, तो हमारा पहला क्या स्टेप होना चाहिए? कुछ ऐसे टूल्स बताइए या कुछ ऐसी चीज़ें बताइए जिसके साथ हम अब रिसर्च हमारा उस टॉपिक पे शुरू कर सकें। डिस्कशन सबसे पहली चीज़ रिसर्च के अंदर आती है, दैट इज डिस्कशन। ऑलराइट।
लाइक माइंडेड पीयर्स को बनाएं आप, जो लाइक माइंडेड पीयर्स होते हैं उनके साथ में कोलैबोरेशन करें एंड उनसे सीखें कि लाइक चल क्या रहा है मार्केट के अंदर, कैसे हम लोग काम कर रहे हैं। अब मैं सीरियसली बताऊँ ना तो मैंने मेरा एक रिसर्च पेपर पूरा चैट जीपीटी से डिस्कस करके लिखा है। उसके साथ लाइक जैसे होता है ना चाय पे कैसे दोस्त को बुलाते हैं, वैसे यूजिंग प्रॉम्प्ट आप उसको वैसे क्रिएट कर सकते हो एक बार के लिए एंड फिर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के थ्रू से आप बात कीजिए कि अच्छा मैंने ये किया है, तो वो आपको सजेशंस देगा, तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है। तो चैट जीपीटी को अपन यूज कर सकते हैं एज अ कन्वर्सेशन यूज कर सकते हैं। और 3-4 और लोग चाहिए, जेमिनी पढ़ा है, क्लाउड पढ़ा है, उन सबको लाइक अगर आप में थोड़ा बहुत लाइक जितने भी लोग यहाँ पर देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द पीपल थोड़ा बहुत CSE के बारे में जानते होंगे। सबकी API कीज आती है, मानते हो? सबकी API कीज आती है। सारी API कीज को एक साथ में कनेक्ट करके एंड पूरा का पूरा आप एक ग्रुप मीटिंग बना सकते हो जिसमें जेमिनी अपना कुछ बता रहा है, चैट जीपीटी अपना कुछ बता रहा है। इस तरीके से भी आप लोग या आप जनरल एक पे जाके भी अपनी चीज के बारे में पे जाके भी डिस्कस कर सकते हो। चैट जीपीटी का बोल सकते हो भाई उसने तो मेरे को ये बोला, इसने तो मेरे को ये बोला, अब तू बता ये सही है कि नहीं है। तो यहाँ पर अपने सामने चीजें आ गई। पहला हमने जैसे इन्होंने बोला डिस्कशन करना है, तो हमें उस रिसर्च के बारे में हम चैट जीपीटी और इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेप अपन कर सकते हैं, जो मेरे दिमाग में आ रहा था, मेरे को ऐसा लगता है हमें गूगल स्कॉलर पे भी जाके उससे रेलिवेंट पेपर्स को स्टडी कर सकते हैं। रेलिवेंट पेपर की स्टडी, बट दैट इज द पार्ट ऑफ राइटिंग। ऑल राइट, इट्स अ पार्ट ऑफ राइटिंग। इट्स अ पार्ट ऑफ राइटिंग, इट्स नॉट पार्ट ऑफ पिकिंग द टॉपिक। हमें सबसे पहले टॉपिक लेना पड़ेगा, हाँ, वो डिस्कशन के थ्रू आएगा। जब डिस्कस एक बार कर लिया अपन ने, सपोज मैंने कोई टॉपिक खोज लिया, अब मेरे को उस टॉपिक के बारे में फॉर्मेटिंग देखनी है, बिकॉज बिना फॉर्मेट के पेपर पब्लिश करोगे वो सीधा रिजेक्ट करेंगे, भले ही आपका आइडिया कितना भी अच्छा हो। राइट, बिकॉज मैंने खुद ने देखा IEEE के अंदर में एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मेट का पेपर सिर्फ और सिर्फ 2 पेज का, एंड उसमें उन्होंने सिर्फ होम लाइट ऑटोमेशन के बारे में डिफाइन किया है। IEEE क्या चीज़ है, थोड़ा बता। एक्चुअली IEEE इज अ पेपर जनरल। ये लाइक अपने जैसे होता है ना, पब्लिशर्स नहीं है, दीज आर एक्चुअली रेलेवेंट जर्नल्स एंड ये जर्नल्स है लाइक इंटरनेशनली पूरा चलता है इन लोग का, इंटरनेशनली वेरीफाइड जर्नल्स है ये सारी की सारी। एंड IEEE जैसे कहते हैं ना, अपने माइक्रोसॉफ्ट गूगल कैसे होता है वैसे रिसर्चर्स के लिए IEEE होता है। वहाँ पर अगर किसी का पेपर चला गया IEEE में पब्लिश हो गया, 1 या 2 पेपर भी, वो फिर मतलब साइंटिस्ट की कैटेगरी में है, भले ही उसने कुछ भी किया हो, डजेंट मैटर। IEEE पे जिस बंदे का पेपर चला गया, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द गॉड फादर ऑफ पेपर राइटिंग। सीरियसली हम लोग ट्राई कर रहे हैं, अभी देखते हैं अगर पब्लिश हो जाता है तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर IEEE पे पब्लिश हो जाता है पेपर तो फिर तो मतलब चांदी चांदी है एक तरीके से। एंड पेपर राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो पेपर राइटिंग का मेथड जैसे कि पहले अपन ने डिस्कस किया, सबसे पहले आपको चेक करना है, रिव्यू पेपर लिखना है, रिसर्च पेपर लिखना है, सर्वे पेपर लिखना है। बिकॉज थीसिस आप लिखो चाहे मत लिखो, बिकॉज थीसिस एक्चुअली में लाइक इतना रिलेवेंट नहीं पड़ता है। बिकॉज अगर आप एक बहुत ही बड़े कॉन्टेक्स्ट को एक छोटे से फॉर्मेट में लाके रिसर्च पेपर के थ्रू पब्लिश कर सकते हो, देन इट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर कम्युनिटी। बट अगर सपोज मैंने रिसर्च पेपर मेरा पब्लिश करता हूँ मैं, तो उसका स्टेपिंग सबसे पहला पेपर रिव्यूइंग, आपको पेपर्स देखने पड़ेंगे उसके रिलेवेंट। सबसे पहले आपको पेपर डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा लिखना है। लेट्स सपोज मैंने रिसर्च पेपर सिलेक्ट किया, अब उस रिसर्च पेपर को लेके जो मेरा टॉपिक है मुझे और ज़्यादा पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे। रैदर ऑफ कि मेरे को उन सबका रेफरेंस डालना है, ज़रूरी नहीं है। बिकॉज जो टॉपिक्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि सपोज़ कि फोल्ड कुछ भी है, मतलब एक कोई सी भी मैं एल्गोरिदम ले लेता हूँ, उस एल्गोरिदम को लेके मैं उस पर स्टडी करना स्टार्ट किया एंड वो चीज़ मैंने मेरे पेपर में मेंशन करी है, देन इट गोइंग टू बी अ रेफरेंस फॉर माई सेल्फ। अब उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता रहूँगा तो उसके बाद में फिर कुछ कॉन्टेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट थिंग इज़ फॉर्मेटिंग अपने जैसे कि अगर मैं सपोज़ कोई कॉन्टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो उसके अंदर ये गलती मेरे को मेरे टीचर ने भी बताई थी। जो मेरे प्रोफेसर थे हमारे कॉलेज के, जो डीन है अभी करंटली, उन्होंने मेरे को ये गलती बताई थी कि जो इंडेंटेशन होता है ना दोनों साइड का, वैसे पैरेलल होना चाहिए, मतलब स्क्वायर बनना चाहिए अगर आप सारी लाइंस को करते हो। तो यहाँ पर प्रतीक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा था इतने टाइम तक, वो ये आ रहा था कि प्रतीक सबसे बड़ी बात, जैसे आपने चैट जीपीटी से आइडिया कहा, और चैट जीपीटी हमें फॉर्मेटिंग में भी मदद कर सकता है, बट यहाँ पर सबसे बड़ी बात आता है वो प्लेगरिज्म। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को इस वर्ड का मतलब नहीं पता है, प्लेगरिज्म, या काफ़ी को पता भी होगा। तो
ये हो जाता है कि ये जो पेपर है ये कितना एआई से आजकल नई टर्म है ये प्लेगरिज्म, और इससे बच कैसे सकता है, ये दोनों आप तरीके बताएंगे तो काफी ऑडियंस को प्लेगरिज्म कैसे अपन कर सकते हैं। प्लेगरिज्म सबसे पहले जिन्हें नहीं पता मैं बता दूं, प्लेगरिज्म एक्चुअली होता है जनरेटेड क्वांटिटी कितनी है इसके अंदर में, बिकॉज आज के टाइम में सब चीज़ एआई से थ्रू जनरेट हो रही है। एंड प्लेगरिज्म चेकिंग के अंदर में क्या होता है कि क्या ये कॉन्टेक्स्ट, इस टाइप की वर्डिंग कहीं पहले भी मौजूद है या नहीं है, इसे हम लोग प्लेगरिज्म कहते हैं। एंड प्लेगरिज्म चेकिंग के अंदर में क्या होता है ना, बेसिकली वो आपका फॉर्मेट चेक करते हैं कि आपने किस तरीके से लिखा है। तो इसका एक सिंपल सा तरीका है कि ये चैट जीपीटी ही काम कर सकता है ओके किसी और जगह, बिकॉज मोस्ट ऑफ द चीज़ें क्या होती है ना, प्लेगरिज्म के अंदर में कुछ जगह का डेटाबेस अपलोड नहीं होता है एंड जनरेटेड थिंग्स कभी कभार प्लेगरिज्म देती है। तो इसके लिए एक बेस्ट थिंग है दैट इज़ कि आप मल्टीपल एलएलएम्स को यूज़ करें। कि जैसे कि सपोज़ मैंने अगर मेरे चैट जीपीटी से कुछ जनरेट करवाया है, उसको अगर मैं कॉपी करता हूँ, देन मेरे को उसको क्लाउड में जाना है, कॉपी करना है एंड बोलना है प्लीज़ रिफाइन इट्स ग्रामर। तो वो उसकी ग्रामर को रिफाइन करेगा, उसको वापस से ऑर्डर में लाएगा एंड जो चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ उसकी ग्रामर चेंज कर देगा। जो चैट जीपीटी बोल रहा है उसकी ग्रामर चेंज कर देगा। ग्रामर चेंज होने के बाद में दैट इट इज़ टोटली अ प्लेगरिज्म फ्री चेक। मतलब इन्होंने बोला कि आप लिख सकते हैं प्लीज़ रिफाइन इट्स ग्रामर। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अपन सबके लिए, अगर जो लोग रिसर्च में नए हैं, बिकॉज मेरा भी जस्ट अभी इसमें स्टार्टिंग ही है रिसर्च वाले पार्ट में। तो इट्स रियली हेल्पफुल प्रतीक की जो आपने भी एडवाइस दी हमें। अब यहाँ पर एक कुछ ऐसी वेबसाइट्स वगैरह बता सकते हैं, जैसे एक साई हब करके बीच में बहुत चल रहा था जहाँ पर पेपर्स डाउनलोड होते थे, तो कुछ ऐसा तरीका बता सकते हैं जहाँ से हम पेपर्स डाउनलोड कर सकें और उनको एक्सप्लोर कर सकें, कुछ ऐसा? सबसे पॉपुलर, फेमस एंड जो बड़ी बड़ी जितनी भी रिसर्चेस होती है उनके सबके पेपर्स आर्काइव पे, SSRN पे, इन जगह पे मिलते हैं। SSRN ये मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा। एंड द मोस्ट पॉपुलर थिंग कि जो भी लाइक अभी रिसेंटली जो हमारे लाइक जिन्हें मैं अपना गुरु मानता हूँ, डॉक्टर यान लीकन, उनका एक रिसेंटली पेपर निकला था फेसबुक के ऊपर में कि उन्होंने एक ऑडियो मॉडल को यूजिंग ह्यूमन स्पीच रिकॉग्निशन, लाइक ह्यूमन का स्पीच को रिकॉग्नाइज करके, इमोशंस को एनालाइज करके उसकी पूरी की पूरी मेंटल स्टेट बता दी थी। अच्छा, इस पे उन्होंने रिसर्च की थी कि उन्होंने लाइक स्पीच ली, कोई इंसान अगर बोल रहा है तो वो उन बातों को सुनेंगे एंड उनका मॉडल ऑटोमेटिकली उस इंसान की स्टेट बता देगा कि इस इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, दुखी है, खुशी है, ऐसा कुछ। वो दुख है, खुश है, वो पूरा का पूरा उसका फीचर मैप निकाल के दे देगा आपको। अच्छा, कि मतलब अगर ये खुश है तो कितना खुश है, सैड है तो कितना सैड है। इमोशनल रिकॉग्निशन, ऑलराइट, वो इमोशनल रिकॉग्निशन करेगा, साथ ही साथ में वो जनरेट भी करेगा कि ये इसको हो क्या सकता है, इसको क्या चीज़ें हो सकती है। अब जिनको ये चीज़ नहीं पता कि ये कैसे काम करती है, तो मैं आपको बता दूं दैट्स अ रिपीटेड जनरेटिव प्रोसेस। हमारे कॉन्टेक्स्ट को बार बार डाल के रिपीटेड प्रोसेसेस के अंदर एंड फिर जनरेट करते हैं कॉन्टेक्स्ट को, बिकॉज जो चीज़ रेफरेंस है उस रेफरेंस को लेके फिर हम नेक्स्ट ऑफ द डेटा पॉइंट जनरेट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे प्रतीक ने भी बताया कि इट्स अ पार्ट ऑफ एक्चुअली रिसर्चिंग, कि हम रिसर्च कैसे कर रहे हैं। अब जब हमने चीज़ें रिसर्च कर ली, हमने चैट जीपीटी यूज़ कर लिया, हमने स्कॉलर यूज़ कर लिया, हमने आर्काइव यूज़ कर लिया, SSRN जो है वो यूज़ कर लिया, सारे टूल्स आप लोग याद रखना। जब हम इन सारे टूल्स को गो थ्रू कर लेते हैं, अब हमारे पास यूजिंग चैट जीपीटी या कुछ भी हमारे पास चीज़ आ गई, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप रिसर्च पेपर के अंदर फ्रेम आउट करना उन सारी चीज़ों को। ठीक है, काफ़ी सारे ग्राफ्स होंगे। अब बहुत सारे लोगों को ये दिमाग में आता है कि हम ये ग्राफ्स बनाए कैसे। देखो, हाथ से तो बना नहीं सकते, नहीं। क्या ऐसे टूल्स हैं, क्या ऐसी लैंग्वेजेस हैं, क्या ऐसा कोई तरीका है जिससे अपन अब उस प्रॉपर रिसर्च पेपर वाले फॉर्मेट तक पहुंचे, क्योंकि अब हमने रिसर्च कर ली है। 3 तरीके हैं मेरे पास इस चीज़ को पब्लिश करने के, इस चीज़ को करने के। सबसे पहला, लाइक आई एम अ पाइथन डेवलपर बाय द वे, बिल्कुल, फ्रॉम प्रोफेशन। तो मैं यूज़ करता हूँ सीबॉर्न, प्लॉटी, साइपाई, ये सब चीज़ें। मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न के अंदर में क्या होता है ना, आपको एक फीचर मिलता है दैट इज़ आप डाउनलोड कर सकते हो मैप्स को, लाइक जो ग्राफ्स आप उनको डाउनलोड कर सकते हो। तो रिसर्च के टाइम में लाइक जब हम कोड कर रहे होते हैं तो उस टाइम जो ग्राफ्स हम लोग बनाते हैं वो हम डाउनलोड कर लेते हैं उसी टाइम करंटली। नेक्स्ट थिंग, मैटलैब यूज़ कर सकते हो आप लोग। मैटलैब के अंदर में ग्राफ्स का फीचर आता है जिसमें अपन बोलते हैं शोइंग plt.show, plt.plot, ये फीचर्स आते हैं, वहाँ से आप एक्सट्रैक्शन कर सकते हो। द थर्ड थिंग कि आप ऑनलाइन वेबसाइट्स के ऊपर जाके ये चीज़ कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप चैट जीपीटी को कोई डेटा दो, आपको कोड जनरेट करके दे देगा। उस कोड को आपको सिंपल पाइथन के टर्मिनल में रन करना है
एंड अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं भी आती है तो भी वो आपके लिए कोड जनरेट करके दे सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत ही बढ़िया बात बोली, एज यू आर सिटिंग इन द स्टूडियो ऑफ ए स्कूल ऑफ एआई। तो काफ़ी अच्छी चीज़ इन्होंने बताई कि आप चैट जीपीटी को डायरेक्टली चीज़ कह सकते हैं, अपना डेटा वगैरह देके कि भाई मेरा डेटा इतना इतना % का और आप इसको जनरेट कर दीजिए। अब यहाँ पर एक हैक मैं आपको बता सकता हूँ, आप जनरल उसको कॉपी पेस्ट करिए, आपका जो भी रिसर्च है उसको, और आप लिखिए प्लीज़ जनरेट द ग्राफ या चार्ट्स इन लेटेक्स फॉर्मेट। बहुत ही सिंपल है, लेटेक्स फॉर्मेट जैसे ही आप लिखोगे तो आपको एक वो कोड देगा पूरा, उसको कॉपी करना है आपको। सिंपल ओवरलीफ करके एक साइट आती है, वहाँ जाके वो सिंपल न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके कॉपी करना है। आपको जनरेट करना है कोड चैट जीपीटी से, कॉपी करके ओवरलीफ पे जाके डाउनलोड कर लेना है, सारे मैक्सिमम ग्राफ वो आपको वहीं पर ही दे देगा। वहाँ से कर सकते हो, नहीं तो मैटप्लॉटलिब का कोड जनरेट करवा सकते हो, वहाँ से ग्राफ ले सकते हो जैसा आपको सूट करे। और ओवरलीफ तो आई थिंक प्रतीक अपन ने भी यूज किया था एक रिसर्च में, तो अपन ने बहुत यूज पूरा जनरेट कर देता है, पूरा रिसर्च पेपर ही डाल देता है, वो रिसर्च पेपर जनरेट करके दे देता है आपको बस कॉन्टेक्स्ट देना है उसको, फिर चैट जीपीटी को दो बस, फिर बाद में आपके ऊपर आप कैसे मॉडिफाई करते हो उसको आपके ऊपर है। फिर पीडीएफ में डाउनलोड कर लो उसको, पूरा पीडीएफ फॉर्मेट देगा। एंड पीडीएफ की क्वालिटी होती भी अच्छी है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट की तो अच्छी क्वालिटी होती है। एंड अब जो नेक्स्ट जो पार्ट आती है दैट इज सीरियसली इंपॉर्टेंट, जो कि पब्लिशिंग का। पब्लिशिंग रिसर्च पेपर आ चुका है भाई अपने हाथ में, हमने कुछ भी नहीं किया, चैट जीपीटी में अपने सारा कंटेंट डाला रिसर्च का, हमने फॉर्मेट का नाम लिखा, हमने सारी चीज़ें लिखी और आगे लिख दिया जनरेट इन लेटेक्स फॉर्मेट। अब वो जो कोड आया हम गए सिंपल ओवरलीफ में कॉपी पेस्ट किया और लेटेक्स से उसके कंपाइल हो गया और आपके पास अब रिसर्च पेपर अपने हाथ में आ चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे बड़ी बात जो कि इस पब्लिशिंग, वो अब प्रतीक सर बताएंगे, वो बताइए। नेक्स्ट स्टेप जो पब्लिशिंग का रहता है, जैसे कि अगर मैं, जैसे कि हमारे पेपर्स अभी तक SSRN एंड आर्कशाइव के ऊपर में पब्लिश किए गए हैं। ओके। तो आर्कशाइव के अंदर में क्या होता है ना, वो 1 महीने का टाइम पीरियड देते हैं आपको डिटेल्स डालनी है सारा, मतलब किस टॉपिक के ऊपर में आपका रिसर्च पेपर है, जैसे कि कंप्यूटर साइंस के ऊपर में, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के ऊपर में, तो टॉपिक सिलेक्शन के ऊपर बहुत ध्यान देना है। एंड जो भी आप नाम वगैरह लिख रहे हैं पेपर के अंदर में बड़े ध्यान से लिखें, बिकॉज ऐसा भी होता है कि आपने पहले किसी बंदे का नाम आगे रखा, दूसरे का पीछे रखा, पेपर के अंदर में अगर अदला बदली कर दी आपने तो वहाँ पर भी एक्चुअल में भी अदला बदली हो जाएगी। तो जो पेपर में जिस बंदे का नाम सबसे टॉप पर है उस बंदे का नाम टॉप पे लिखा आ जाएगा, जो नीचे के अंदर में उस बंदे का नाम नीचे लिखा आ जाएगा। एंड द नेक्स्ट थिंग कि आप लोग इस चीज़ के बारे में और अगर थोड़ा डीप में जाना चाहें तो एक पेपर उठा के देख लीजिएगा, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। ये बहुत ही फेमस पेपर है वैसे, जो अभी जो ये GPT LLMs वगैरह जितने भी बन रहे हैं सारे उसी पेपर से निकले हुए हैं, बिकॉज उसके अंदर पूरा ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर फ्रॉम स्क्रैच समझा रखा है आपको। ये एक पेपर लाइक 2017 के आसपास में निकला था, अच्छा पेपर है वैसे ये। अटेंशन इज ऑल यू नीड, अटेंशन इज ऑल यू नीड, इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा नीचे, अटेंशन इज ऑल यू नीड ये पेपर। एंड उसके बाद में लाइक जब पब्लिशिंग की बारी आई उनकी, तो जो एक्चुअल जो डेवलपर था उसका तो नाम पीछे आ गया, एंड जिस बंदे ने रिसर्च करी थी, जिसने मतलब वो जो लॉजिक लेके आया था, उस बंदे का नाम आगे आ गया, जबकि उसको डेवलपर का नाम आगे रखना था। एक बहुत बड़ी मतलब उनके बीच में फिर वो अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एंड फिर बाद में आर्कशाइव से रिक्वेस्ट करने के बाद में उन्होंने वापस से चेंज किया, बट अभी करंटली दोनों अच्छे दोस्तों की तरह काम कर रहे हैं। उन दोनों साइंटिस्ट का मैं नाम बता दूं, दैट इज़ लान गुडफेलो एंड जेवियर ग्लोरट। लान गुडफेलो ने बेसिकली जो जनरेटिव आर्किटेक्चर है उसकी पूरी रिसर्च करके एंड बनाया था उसको। एंड जो हमारे ग्लोरट सर है, जेवियर ग्लोरट, उन्होंने ग्लोरट इनिशियलाइज़र, अगर आपने डीप लर्निंग के बारे में थोड़ा बहुत भी अगर आपने रिसर्च कर रखी है तो एक चीज़ आती है दैट इज़ ग्लोरट यूनिफॉर्माइजेशन। ओके, ग्लोरट यूनिफॉर्म केरास अगर कोई यूज़ करता है तो उसमें ग्लोरट यूनिफॉर्म करके एक मैट्रिक्स आता है, वैनिशिंग एंड एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट से आपको वो बचाता है, मेथड होता है। एंड इसको अगर लेमैन टर्म्स में समझे तो आपके मॉडल को ज़्यादा उड़ने भी नहीं देगा और ऐसे एकदम ठब्बी बैठने नहीं देगा, वो बीच में रखेगा उसको। कहते हैं ना बच्चा, अपन को मतलब जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, आई थिंक ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ आ रही होगी बहुत जल्दी, जो जिस तरीके से प्रतीक इस चीज़ को बता रहे हैं और उन्होंने समझाया है, मेरे को ऐसा लगता है ऑडियंस के दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि यार हमें AI के ऊपर भी, AI की स्पेसिफिक रिसर्च के ऊपर भी एक पॉडकास्ट लाना पड़ेगा, जो कि हम ज़रूर लाएंगे बिकॉज वी आर एट द स्कूल ऑफ AI। और काफ़ी ऐसी कॉन्वर्सेशन रही, हमने स्टार्ट टू लेके एंड तक पूरा पब्लिशिंग तक अब देख लिया है, ठीक है प्रतीक। और कुछ ऐसी साइट्स के बारे में बता देंगे जहाँ बच्चे पब्लिश कर सकते हैं एट द बिगिनिंग, जिससे बच्चों को हेल्प हो जाए। और बिगिनिंग के अंदर में अगर आपको पेपर्स को पब्लिश करना है
तो सबसे पॉपुलर साइट है दैट इज़ आर्काइव, बिकॉज ओपन है, फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता आपका, कोई चार्ज नहीं लगता वो। नेक्स्ट इज़ एल्सवेयर, एल्सवेयर पे भी आप लोग डाल सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता उसका पब्लिशिंग का। एंड द थर्ड इज़ अपना ये क्या बोलते हैं इसको, स्प्रिंजर। स्प्रिंजर पे वो अराउंड लाइक $1 से $2 चार्ज करते हैं वो लोग पब्लिशिंग के लिए। बट स्प्रिंजर के ऊपर में ऐसा रहता है ना कि मतलब एक अच्छा खासा पेपर आप लोग डाल सकते हो, अपना अच्छी क्वालिटी का पब्लिशिंग आप लोग कर सकते हो। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज़ SSRN। SSRN के ऊपर भी वो लाइक थोड़ा बहुत ऐसे चार्ज लेता है, अराउंड मेरे हिसाब से $3 या $4 का चार्ज लेता है। बट स्टार्टिंग के लिए वो भी अच्छा है, बिकॉज एल्सवेयर का पार्ट है तो वो भी आप लोग कर सकते हो। और द फिफ्थ इज़ एल्सवेयर खुद। बट एल्सवेयर के ऊपर में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपका पेपर बहुत ही रिगरसली टेस्ट होता है वहाँ पे, तो थोड़ा बहुत आप लोग कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट IEEE के ऊपर में अगर आप 1 या 2 पेपर या 3 पेपर तक अगर आपने कर दिए देन IEEE के लिए ट्राई करें। अगर पब्लिश हो गया तो मतलब लक निकलता है इसमें, तो लक निकलता है यार, सीधी सी बात है। हाँ। अगर पब्लिश हो गया तो चांदी है वापस, तो ऐसा चलता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था कि जैसे सपोज मैंने एक पेपर किसी एक साइट पे पब्लिश कर दिया, तो क्या उसको मैं आगे नेक्स्ट पे कर सकता हूँ? वो आगे नेक्स्ट किसी भी साइट पे पब्लिश नहीं होगा। हाँ, बिकॉज दे ऑल आर गोइंग टू चेक फॉर द प्लैगरिज्म। अगर आपने एक पेपर एक जगह पब्लिश कर दिया देन इट इज़ नॉट रेडी कि आप उसको दूसरी जगह पब्लिश करें, बिकॉज वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है पेपर, तो आप उसको कहीं भी दूसरी जगह पब्लिश नहीं कर सकते। मतलब एक पेपर सेम पेपर अलग अलग साइट्स पे पब्लिश नहीं हो सकता। ऑलराइट, एक सेम पेपर अलग अलग साइट्स पे पब्लिश नहीं किया जा सकता। एंड प्री प्रिंटिंग साइट्स है, जैसे कि अगर आपको सपोज अगर आपका कोई पेपर है आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वो भी आप लोग कर सकते हो चाहो तो। कुछ ऐसी साइट्स बताओ। कुछ ऐसी साइट्स है जैसे कि अपने क्या बोलते हैं इसको, आर्काइव है, वहाँ पे प्री प्रिंटिंग करके एक सब डोमेन है उसका, वहाँ पर आप लोग चाहो तो प्री प्रिंटिंग अपनी पब्लिशिंग डाल सकते हैं। एंड जब मेटा का लामा मॉडल निकला था, लामा 3.2 ऐसा करके कुछ निकला था, उस टाइम उन्होंने अपना जो पेपर था वो आर्काइव के ऊपर डाला था प्री प्रिंटिंग के अंदर में। एंड उसके अंदर में ही उसके व्यूज़ इतने चले गए थे जितनी बाकी किसी पेपर के नहीं गए थे फेसबुक के, बिकॉज लामा का जो आर्किटेक्चर है वो हर इंसान देखना चाहता है, बिकॉज लामा ओपन सोर्स है। तो इस पे भी एक पॉडकास्ट आएगा लामा ओपन सोर्स लामा पे स्पेसिफिक। एंड इवन अभी रिसेंटली जिसने पूरा का पूरा मार्केट क्लैश कर दिया, डीपसीक तक का आर्किटेक्चर आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दैट इज़ मतलब थोड़ा चाइनीज़ में लिखा हुआ है बट समझने का ट्राई कर लेना। ट्रांसलेटर यूज़ कर लो, गूगल ट्रांसलेट आता है, उसको वो कॉपी पेस्ट करके ChatGPT को दो, वो आपको ट्रांसलेट करके दे देगा। एंड अगर रिसर्च की बात ही चल रही है तो मैं थोड़ा सा डीपसीक के और ChatGPT के ऊपर में भी थोड़ा क्लैश करने का ट्राई करूँगा कि लाइक एक्चुअली में डीपसीक इतना बढ़िया क्यों काम कर पा रहा है। तो होता ये है ना कि जैसे कि सपोज अगर मैं किसी एक चीज़ का एक्सपर्ट हूँ, बिल्कुल, तो मैं दूसरी चीज़ की एक्सपर्टीज़ गेन करने के टाइम में हेलुसिनेट हो सकता हूँ कि एक जैसी टर्म्स अगर मैच हो रही है उससे कैसे बचना है। तो उसके लिए क्या होता है ना, हैवी प्रोसेसिंग होती है, बिल्कुल, जिसमें कि एडवांस GPUs की रिक्वायरमेंट है। अब क्योंकि ChatGPT के पास में सिंगल मॉडल है, नो डाउट उनके पास में बहुत सारे मॉडल्स है, बट वो एक सिंगल मॉडल भी बहुत सारे काम कर सकता है। बिल्कुल, तो उसे बहुत सारा डेटा खिलाया गया है, तो उसमें हेलुसिनेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं कि कभी वो सपोज अगर मैं लेता हूँ स्टेम, तो स्टेम अपना जो पेड़ का तना होता है उसको भी स्टेम बोलते हैं, एक छोटे से पौधे के तने को भी स्टेम बोलते हैं, सब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को भी अपन स्टेम ही बोलते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है। एंड स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ये भी एक चीज़ है। हर चीज़ अलग स्टेम है, उसको क्या सोच रहा है वो, ये हेल्यूसिनेट हो जाता है। ऑलराइट, तो डीपसीक ने एक्चुअली क्या किया है ना, एक बेस मॉडल तैयार किया है जिसके अंदर वो क्लासीफाई कर सकता है कि अच्छा मेरा MOE अब ये है, मेरे को अब इसके पास जाना है, इसके पास जाना है, इसके पास जाना है। उसने क्या अपने खुद के मॉडल में ही बहुत सारे सब मॉडल्स क्रिएट कर रखे हैं अलग अलग एक्सपर्टीज़ के। जैसे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राइटिंग, रीडिंग, डेवलपमेंट एंड टॉकेटिव लर्निंग। तो उसने ये 4 ही मॉडल्स दे रखे हैं। अभी अगर आप डीपसीक को कोई रीजनिंग का कोई अगर आप क्वेश्चन देंगे ना तो उसको थिंक करना पड़ेगा। हाँ, उसको अपना थिंकिंग फीचर को ऑन करना पड़ेगा जिसमें वो रिकर्सिवली ट्रेन करेगा। रिकर्सिवली कैसे करेगा मैं बाद में बताऊंगा, बट उसने क्या किया ना, अपने यहाँ पर MOEs रख रखे हैं अलग अलग। ऑलराइट, MOEs का फुल फॉर्म आप ये ले सकते हो, मोमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। ऑलराइट,
कि अलग अलग एक्सपर्ट्स वहाँ पर ऐसे ब्लॉक डायग्राम्स के अंदर डाले हुए हैं जो कि आउटपुट को प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्योंकि वो मॉडल क्वांटाइज कर दिया गया बिकॉज उसके अंदर में इतना इररिलेवेंट डेटा नहीं है, तो मॉडल क्वांटाइज्ड हो चुका है एंड उसकी वजह से बहुत सारा जीपीयू का लोड जो है हट चुका है एमओईज के कारण। एंड नेक्स्ट जो चीज़ जो डीप सीक ने करी दैट इज RLHF, रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम द ह्यूमन फीडबैक। एक्चुअली ये चीज़ क्या होती है ना कि जैसे सपोज मेरे सामने कोई बंदा है, अगर मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि तुझे ऐसे नहीं ऐसे करना, अरे तूने ये गलती करी, तूने वो करी, तो वो सीखता है। चैट जीपीटी एक्चुअल में उस चीज़ को सीखता है, पर डीप सीक एक्चुअल में क्या कर रहा है ना, वो ऑन द टाइम रन टाइम के अंदर में एक छोटा मॉडल, एक उस पार्ट का एक एमओई को कंटिन्यूसली ट्रेन करता रहता है उस फीडबैक के ऊपर में, जिसे हम लोग ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं। बस एक छोटा सा डिफरेंस है कि चैट जीपीटी अपने आप को फाइन ट्यून करता है, वही डीप सीक ट्रांसफर लर्निंग को यूज करके अपना काम करता है। एंड ट्रांसफर लर्निंग के टाइम क्या होता है ना, 1 या 2 जीपीयूज हमेशा चलते रहते हैं पीछे के अंदर, बट वो 1 या 2 जीपीयू हमेशा चलते हैं। चैट जीपीटी को पूरा ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है प्रोसेसिंग के अंदर, बट अगर प्रोसेस होने के बाद में फिर उसको जनरेशन के लिए इतना टाइम रिक्वायर नहीं पड़ता है। ये पूरा डिफरेंस है दोनों के बीच, ये डिफरेंस है। इसके ऊपर तो पूरा सेपरेट पॉडकास्ट लगेगा, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ऐसी टर्म्स है जो आपके दिमाग में भी जस्ट स्पार्क हो रही होगी कि यार ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। तो इससे पता लगता है कि इन्होंने कितनी प्रॉपर रिसर्च करी हुई है हर चीज़ की, और आपके लिए ऐसे एक्सपर्ट्स हम लेके आते रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, जैसे आज जो हमें मेजर चीज़ समझ में आई कि रिसर्च करना कैसे है, करेंगे कैसे, टूल्स क्या है। क्योंकि हम स्कूल ऑफ एआई के यहीं बैठे, तो एक नया टूल बताता हूँ विच इज़ नोटबुक LM। आई होप सबने अगर यूज़ नहीं किया है इसको, तो गूगल का ही है। आप वहाँ पर जाके पेपर्स अपलोड करके उससे क्वेश्चन के तौर पे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो नोटबुक LM भी एक टूल है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जो भी टूल्स डिस्कशन हुए हैं प्रतीक, उनका सबका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। जाइए एक बार, कुछ पेपर्स का भी हम लिंक डालेंगे, उसको पढ़िए, उससे आपको और अंडरस्टैंडिंग होगी कि चीज़ों में डिफ्रेंशिएशन है क्या। और ऐसे ही हमारे इस पॉडकास्ट को देखते रहिएगा, क्योंकि अब हमें लेना पड़ेगा यहाँ से विराम लेना पड़ेगा, बिकॉज कारण ये है क्योंकि हम नेक्स्ट पॉडकास्ट की भी अब तैयारी करेंगे। तो सबसे बढ़िया, थैंक यू सो मच प्रतीक, आपने अपना प्रीशियस टाइम निकाला और हमारे यहाँ पर हमारे स्टूडेंट्स को आपने एजुकेट किया और सबको, और ये बताता है कि आपने कितना अच्छा रिसर्च में आपका हैंड है, और जो आपको रिसर्चर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, यू ट्रूली डिजर्व दैट फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम पूरी टीम की तरफ से ऐसा ही इनके आपको कॉन्ग्रेचुलेट कि थैंक यू, आपने अवार्ड जीता, और हमें भी ये गर्व होता है कि ऐसे लोग हमारे साथ मिलके काम कर रहे हैं हमारी कंपनी में। तो स्कूल ऑफ एआई के अंदर आपको कोर्सेज मिलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, और सबसे बड़ी बात, अगर आप कॉलेजेस में हैं तो हम कॉलेजेस प्रोग्राम भी कर रहे हैं, एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। हो सकता है अगली बार हम आपकी कॉलेज में भी आए। MBM ऐश्वर्या, इट वॉज फैंटास्टिक इवेंट देयर, और बहुत जल्दी हम आपके कॉलेज में भी आएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अवेयरनेस के ऊपर बात करेंगे। बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत बहुत थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इस वीडियो को, और शेयर करना अपने रिसर्च फेलोमेट्स के साथ, जिनके साथ आप आगे रिसर्च करना चाहते हैं, उनके साथ जिनको रिसर्च का जीरो आइडिया, बिकॉज हमने इसका बेस बिल्कुल जीरो रखा था। और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ग्रेट, लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन संडे। थैंक यू।